अगर मैं ये सवाल पूछूं कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, तो ज़्यादातर लोगों के ज़हन में शायद हिपोक्रेट्स या किसी और पश्चिमी शख्सियत का नाम आएगा। यही एक आम धारणा है। लेकिन आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं और हमें एक बिल्कुल अलग, ज़्यादा पुरानी और शायद ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी की ओर ले जाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आज के आधुनिक ऑपरेशन थिएटर की चकाचौंध से निकालकर 2500 साल से भी ज्यादा पीछे ले जाती है। बिल्कुल। गंगा के किनारे बसे वाराणसी शहर में। और देखिए, यही बात इसे असाधारण बनाती है, इसका समय और इसका स्थान। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल का यही केंद्र है, ऋषि सुश्रुत, एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक। हमारे पास ऋषि सुश्रुत की कहानी नाम का एक दस्तावेज है और हमारा मिशन है इसके जरिए ये समझना कि सुश्रुत कौन थे, उन्होंने चिकित्सा, खासकर सर्जरी के क्षेत्र में ऐसा क्या किया जिसे आज भी क्रांतिकारी माना जाता है, और उनकी विरासत का असली मतलब क्या है। और हमें इस बात पर गौर करना होगा कि ये सब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा था। ये एक ऐसा दौर था जब दुनिया के कई हिस्सों में चिकित्सा, आप कह सकते हैं कि जादू टोने और अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस वक्त वाराणसी में एक व्यक्ति मानव शरीर की रचना को समझने और उसे ठीक करने के वैज्ञानिक तरीके विकसित कर रहा था। ये पश्चिमी चिकित्सा के तथाकथित स्वर्ण युग से सदियों पहले की बात है। तो चलिए इसी दावे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले सुश्रुत की पहचान क्या है? स्रोत हमें बताते हैं कि वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक भारतीय चिकित्सक और सर्जन थी। उन्हें सर्जरी का संस्थापक कहा जाता है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। उन्हें विश्व स्तर पर फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी दोनों माना जाता है। हाँ, और ये कोई स्थानीय या राष्ट्रीय उपाधि नहीं है, ये एक वैश्विक सम्मान है। इसका एक बहुत ठोस और आधुनिक प्रमाण भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सर्जिकल संस्थानों में से एक है, वहां ऋषि सुश्रुत की एक मूर्ति स्थापित है। एक मिनट, भारत में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित सर्जिकल कॉलेज में? अरे वाह, ये बात तो उनके कद को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया भर के आधुनिक सर्जन उन्हें अपने क्षेत्र का प्रणेता मानते हैं। बिल्कुल, ये मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि उनका काम सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आधुनिक सर्जरी की वैश्विक विरासत का एक अभिन्न अंग है। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो आज भी इतना प्रासंगिक है? तो मेलबर्न में उनकी मूर्ति लगी है, ये बात उनके वैश्विक कद को तो साफ करती है। लेकिन ये कद बना कैसे? जरूर उनकी तकनीकें उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय रही होंगी। अविश्वसनीय शायद एक छोटा शब्द है। उनकी कुछ प्रक्रियाएं तो आज के सर्जनों को भी हैरत में डाल देती हैं, खासकर जब हम उस दौर के संसाधनों के बारे में सोचते हैं। तो चलिए उनकी सबसे प्रसिद्ध तकनीक से शुरू करते हैं, जिसका जिक्र स्रोत में भी प्रमुखता से है, राइनोप्लास्टी, यानी नाक का पुनर्निर्माण। आज के जमाने में ये एक आम कॉस्मेटिक सर्जरी है, लेकिन उस समय इसका क्या महत्व था? उस समय इसका महत्व जीवन और मृत्यु, या कम से कम सम्मान और अपमान से जुड़ा था। प्राचीन भारत में नाक काटना कुछ अपराधों के लिए एक आम सजा हुआ करती थी। ऐसे में एक कटी हुई नाक सामाजिक बहिष्कार का प्रतीक बन जाती थी। तो सुश्रुत की तकनीक सिर्फ एक कॉस्मेटिक सुधार नहीं थी, बल्कि किसी व्यक्ति को उसका चेहरा और समाज में उसकी जगह वापस लौटाने का एक तरीका थी। ये तो एक बहुत ही गहरा सामाजिक पहलू है, और स्रोत बताता है कि वो ये करते कैसे थे। वो प्रक्रिया भी कमाल की है। गाल या माथे से त्वचा का एक टुकड़ा लिया जाता था, उसे मोड़कर नाक के स्थान पर लगाया जाता था और फिर उसे एक नई नाक का आकार दिया जाता था। इस तकनीक को आज भी इंडियन फ्लैप कहा जाता है। हाँ, और ये कोई कच्चा पक्का जुगाड़ नहीं था। ये पुनर्निर्माण सर्जरी का एक बेहद परिष्कृत उदाहरण है। इसमें त्वचा के रक्त संचार ब्लड सप्लाई को बनाए रखने की समझ शामिल थी, ताकि वो नया ऊतक, वो नया टिश्यू जीवित रह सके। यही तो प्लास्टिक सर्जरी का मूल सिद्धांत है। इसीलिए उन्हें सिर्फ फादर ऑफ सर्जरी नहीं, बल्कि विशेष रूप से फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ अंग जोड़ा नहीं, उन्होंने उसे फिर से एक तरह से जीवंत कर दिया। बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, जीवंत कर दिया। ये सच में अद्भुत है। और ये सिर्फ नाक तक ही सीमित नहीं था, है ना? स्रोत में एक और प्रक्रिया का जिक्र है जो मेरे तो होश उड़ा देती है, मोतियाबिंद की सर्जरी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए।
2500 साल पहले न बिजली है, न आधुनिक सर्जिकल माइक्रोस्कोप, न लेजर, और एक चिकित्सक सिर्फ अपनी सूझबूझ, स्थिर हाथों और एक विशेष घुमावदार सुरी के सहारे किसी की आंख के धुंधले लेंस को हटाकर उसकी आंखों के रोशनी लौटा रहा है। ये सोचना ही अविश्वसनीय है। आज भी एक बहुत ही नाजुक ऑपरेशन माना जाता है। स्रोत में बताया गया है कि वे एक खास सुई का इस्तेमाल करके लेंस को उसकी जगह से हटा देते थे ताकि रोशनी फिर से रेटिना तक पहुंच सके। उस जमाने में इतनी सटीकता। और उनका दायरा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। स्रोत में अंग विच्छेदन मतलब एम्पुटेशन, पेट से ट्यूमर निकालने, टूटी हड्डियों को जोड़ने, फ्रैक्चर सेटिंग और यहां तक कि सिजेरियन सेक्शन के जरिए बच्चे का जन्म देने जैसी प्रक्रियाओं का भी उल्लेख है। तो वो किसी एक चीज के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि एक तरह से अपने समय के वन मैन सर्जिकल डिपार्टमेंट थे। ट्रॉमा, ऑफ्थल्मोलॉजी, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, सब कुछ एक ही व्यक्ति के ज्ञान में समाहित था। यही उनके काम की विशालता को दर्शाता है। वो समस्याओं को देखकर रुक नहीं जाते थे, बल्कि उनका समाधान खोजते थे, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास इतना सारा ज्ञान और कौशल है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि ये ज्ञान उस व्यक्ति के साथ ही खत्म ना हो जाए। इसे अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया जाए? और यहीं पर उनकी महान कृति सुश्रुत संहिता का जिक्र आता है। बिल्कुल, सुश्रुत संहिता ही वो माध्यम है जिससे उनका ज्ञान अमर हो गया। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सर्जरी का एक विश्वकोश है। स्रोत में दिए गए आंकड़े ही अपने आप में कहानी कह देते हैं। संस्कृत में लिखा यह ग्रंथ 1804 अध्यायों में फैला है। इसमें 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण और 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। सिर्फ उपकरणों की संख्या ही सोचिए, चिमटी, सुई, चाकू, कैथेटर। और ये सूची ही इस ग्रंथ को क्रांतिकारी नहीं बनाती। क्रांतिकारी है इसके पीछे की सोच। ये ग्रंथ सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी सिखाता है कि एक अच्छा सर्जन कैसे बने। इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझाइए। सबसे पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण पर उनका जोर। सुश्रुत का मानना था कि सर्जरी सिर्फ पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने अपने छात्रों के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया था। उन्हें सीधे इंसानों पर ऑपरेशन करने से पहले, जैसे तरबूज, खीरे या मिट्टी के ढांचों पर चीरा लगाने का अभ्यास करना होता था। धमनियों को समझने के लिए वे जानवरों के अंगों का इस्तेमाल करते थे। ये सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग का सबसे पहला और शायद सबसे प्रभावी उदाहरण है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज पायलट असली विमान उड़ाने से पहले घंटों फ्लाइट सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करते हैं। गलतियां करने की गुंजाइश को पहले ही खत्म कर दो। ये कितनी आधुनिक सोच है। हाँ, और उन्होंने इस हुनर को किस्मत पर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया बना दिया। पहले सब्जी, फिर मोम और फिर इंसान। ये सीखने का एक बहुत ही सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीका था। फिर आता है शरीर रचना यानी एनाटॉमी का ज्ञान। सुश्रुत ने इस बात पर जोर दिया कि बिना शरीर के अंदरूनी बनावट को समझे सटीक सर्जरी करना असंभव है। इसके लिए उन्होंने मानव शव के विच्छेदन मतलब डिसेक्शन की वकालत की। ये उस जमाने में तो बहुत बड़ी और साहसिक बात रही होगी, जहां शव को छूना भी कई सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ माना जाता था। निश्चित रूप से ये उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाता है। वे मान्यताओं से ऊपर उठकर सत्य की खोज पर जोर दे रहे थे। उनका मानना था कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही सर्वोच्च है। आप किसी शरीर का इलाज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है। तो ये सिर्फ कैसे करें की किताब नहीं थी, बल्कि कैसे बने की भी थी। सुश्रुत सिर्फ एक तकनीशियन नहीं बना रहे थे, बल्कि एक नैतिक, एक समग्र चिकित्सक तैयार कर रहे थे। ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके लिए सर्जन का हाथ जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी उसका दिल और दिमाग भी था। वे समझते थे कि बिना नैतिकता और स्वच्छता के सबसे बेहतरीन कौशल भी मरीज को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए संहिता में सर्जनों के लिए एक शपथ और आचार संहिता का भी वर्णन है, जिसमें मरीज की गोपनीयता बनाए रखने, हर हाल में उसका भला सोचने और अपने ज्ञान का दुरुपयोग न करने जैसी बातें शामिल थीं। एक मिनट रुकिए, इस ग्रंथ में एक और चौंकाने वाली बात है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल।
क्या क्या हम ये कह ले हैं कि वो सिर्फ सर्जरी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि मरीज को बेहोश या सुन करने का तरीका भी जानते थे? ये तो आज भी एक बहुत जटिल विज्ञान है। मुझे तो लगा था कि ये सब 19वीं सदी में ईथर और क्लोरोफॉर्म के साथ शुरू हुआ था। ये शायद सुश्रुत संहिता के सबसे आश्चर्यजनक पहलुओं में से एक है। जाहिर है ये आज के जनरल एनेस्थीसिया जैसा नहीं था, लेकिन दर्द प्रबंधन की अवधारणा वो मौजूद थी। संहिता में सर्जरी के दौरान दर्द को कम करने के लिए शराब और भांग यानी कैनाबिस जैसी चीजों के नियंत्रित उपयोग की सलाह दी गई है। ये इस बात का सबूत है कि वे न केवल प्रक्रिया को सफल बनाने पर ध्यान देते थे, बल्कि मरीज के आराम और पीड़ा को कम करने के बारे में भी गहराई से सोचते थे। ये मॉडर्न एनेस्थीसिया के अवधारणा का एक बहुत ही प्रारंभिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रूप था। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो हमारे पास एक ऐसा सर्जन है जिसके पास उन्नत तकनीकें हैं, एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें प्रशिक्षण, नैतिकता और यहाँ तक कि दर्द प्रबंधन के बारे में भी लिखा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस ज्ञान का क्या हुआ? क्या ये भारत में ही सिमट कर रह गया? नहीं, ज्ञान की प्रकृति बहते पानी की तरह होती है, वो रुकता नहीं है। स्रोत बताते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास जब बगदाद ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा, तब सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया। इसे किताबे सुश्रुत के नाम से जाना गया। अच्छा, तो अरब विद्वानों ने इसे संरक्षित किया और फिर आगे भी बढ़ाया। हाँ, और फिर इसी अरबी अनुवाद के जरिए ये ज्ञान यूरोप तक पहुंचा। पुनर्जागरण काल रिनेसा के दौरान जब यूरोप में चिकित्सा विज्ञान फिर से करवट ले रहा था, तब इतालवी सर्जनों ने राइनोप्लास्टी जैसी तकनीकों को अपनाया, जिन्होंने उन्हें अरब ग्रंथों से सीखा था। वे शायद ये नहीं जानते थे कि इसकी जड़ें सदियों पहले भारत में थी, लेकिन ज्ञान की वो धारा उन तक पहुंच चुकी थी। तो ये एक तरह की ग्लोबल रिले रेस थी, जहां ज्ञान की मशाल एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक जाती रही। ये इस बात का भी सबूत है कि विज्ञान किसी एक देश या संस्कृति की बपौती नहीं है। अगर हम उनकी विरासत का सार निकालें तो वो ये है, सुश्रुत ने न केवल सर्जरी की, बल्कि उन्होंने इसे आयुर्वेद के भीतर एक अलग और सम्मानित अनुशासन के रूप में स्थापित किया, जिसे शल्य तंत्र कहा गया। उन्होंने प्रशिक्षण के मानक तय किए, नैतिकता पर जोर दिया और अपनी प्रक्रियाओं का इतना विस्तृत दस्तावेजीकरण किया कि वह ज्ञान हजारों सालों तक जीवित रह सका और दुनिया भर में फैल सका। इसी ने चिकित्सा के इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, तो कुछ बातें दिमाग में किसी चमत्कार की तरह कौंधती हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चेहरे का पुनर्निर्माण, आंखों की रोशनी लौटाने वाली सर्जरी, 120 से ज्यादा विशेष सर्जिकल उपकरणों का डिजाइन और इस्तेमाल, और दर्द को नियंत्रित करने के लिए एनेस्थीसिया का एक प्रारंभिक रूप। ये सब सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन ये ठोस ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है। बिल्कुल। सुश्रुत की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि महान विचार और खोजें किसी एक संस्कृति या सभ्यता की जागीर नहीं है। ये हमें इतिहास को अधिक खुले दिमाग से देखने के लिए प्रेरित करती है और ये समझने में मदद करती है कि ज्ञान का वैश्विक तानाबाना कितना जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है। ये पश्चिमी दुनिया के बाहर भी मौजूद वैज्ञानिक तर्क और चिकित्सा संबंधी नवाचार के समृद्ध इतिहास का एक शक्तिशाली प्रमाण है। वाकई एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे ज्ञान के नक्शे को ही बदल देता है। और आपने जो चिकित्सकों की आचार संहिता का जिक्र किया था, वो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। और यहीं से एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो हमारे श्रोताओं के लिए भी है। हजारों साल पहले लिखे गए इस ग्रंथ में डॉक्टरों के लिए एक आचार संहिता का जिक्र है। मरीज के प्रति कर्तव्य, गोपनीयता और नैतिकता के नियम। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस प्राचीन संहिता के कौन से मूल सिद्धांत आज भी 21वीं सदी में चिकित्सा नैतिकता की नींव माने जाते हैं। और समय के साथ टेक्नोलॉजी और समाज के बदलने से नैतिकता की कौन सी नई चुनौतियां सामने आ गई हैं, जिनके बारे में सुश्रुत ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा।